न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नहीं लेगा तो नहीं गए। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स का मर्डर। चौवालीस साल का आतंक 44 सेकंड में खत्म। अचानक हमला, मारे गए माफिया भाई। शूटआउट के गुनहगार शूटआउट में खत्म। अलर्ट पर यूपी, न्यूज 18 पर आंखों देखी। धारा 144 लागू, एक्शन में पुलिस प्रशासन। माफिया अतीक और अशरफ का दी एंड। न्यूज 18 पर अपडेट के साथ हर सीन। नहीं लेगा तो नहीं गए। तो अतीक और अशरफ के आतंक और अस्तित्व का अंत हो चुका है। खबर यह भी है कि सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद के वकील ने इसके संकेत दिए हैं। गुड्डू मुस्लिम का सुराग मिला है। नासिक पहुंची है एसटीएफ की टीम। अतीक और अशरफ शूटआउट के मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मोर्चरी में 5 डॉक्टर्स का पैनल पीएम करेगा। आज ही शवों को दफनाने की कोशिश भी है। देर शाम दफनाया जा सकता है दोनों के शवों को। कसारी मसारी कब्रिस्तान में खबर भी खोदी जा रही है और दोनों के शव वहीं पर दफनाए जाएंगे। कोशिश यही है पुलिस की कि आज ही दोनों के शवों को दफनाया जाए। मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पुलिस एसटीएफ की 3 टीम पूछताछ कर रही है हमलावरों से। लगातार तीनों से अलग अलग पूछताछ हो रही है। नासिक से जुड़े हैं एनकाउंटर के तार। अतीक अशरफ की हत्या के बाद नासिक में एसटीएफ की टीम पहुंची है। एसटीएफ की टीम ने पूछताछ के लिए नासिक से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। एसटीएफ, पुलिस और नासिक क्राइम ब्रांच की ये संयुक्त कार्रवाई है, ज्वाइंट ऑपरेशन। गुड्डू मुस्लिम नासिक में पनाह लिए हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम नासिक में है। सूत्रों के हवाले से खबर है अशरफ ने हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम दिया था। हिरासत में लिया गया है संदिग्ध नासिक के एक निजी होटल में वेटर है। एसटीएफ को गुड्डू, सैयद और हिरासत में ले गए संदिग्ध के बीच फोन पर बातचीत की जानकारी मिली। देर रात तक एसटीएफ की टीम ने पड़ताल शुरू की और दिल्ली से बड़ी खबर यह भी है कि जियाना मेड पिस्टल से अतीक और अशरफ को मारा गया। टर्की मेड पिस्टल ये कही जाती है अतीक और अशरफ की हत्या से हुई। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से लाई जाती है ये पिस्टल। मूसेवाला हत्याकांड में इसी कंपनी की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। जिगाना मेड पिस्टल की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पिस्टल से 15 राउंड फायर हो सकती है एक बार में।
भारत में इस पिस्टल की खरीदी बिक्री पर बैन लगा हुआ है। वहीं खबर यह भी है कि अतीक अशरफ की हत्या के मामले में एफआईआर हुई है। तीनों शूटर पर लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य पुलिस कस्टडी में ये तीनों हैं और इन पर एफआईआर हुई है। पूछताछ लगातार पुलिस इनसे कर रही है। शाहगंज थाने में इनसे पूछताछ पुलिस कर रही है और इन पर शाहगंज थाने में एफआईआर हुई। खबर यह भी है कि जेल में बंद सजायाफ्ता माफिया पर हत्याकांड की साजिश रचने का शक है। सजायाफ्ता माफिया के गुर्गों ने मुहैया कराए थे अत्याधुनिक असले, वेपन्स तीनों शूटर्स को। जियाना मेड पिस्टल जो करीब 4 लाख की कीमत की आती है। सवाल यही उठता है कि इतनी महंगी और इतने एडवांस वेपन्स इनके पास कहां से आए। पूछताछ में खुलासा होगा इस बात का भी। और इस हत्याकांड के बाद बड़ा माफिया बन जाने की बात कही गई। गिरफ्तार होने पर जेल में कोई दिक्कत ना होने देने का भरोसा भी दिलाया गया। जेल में बंद रहने पेशी के दौरान तीनों शूटर्स की दोस्ती हुई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही तीनों ने अतीक और अशरफ को मारने का प्लान बना लिया था। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अतीक अशरफ के आने जाने की भी रैकी हुई थी और इन तीनों ने पूछताछ में बताया है कि ये कई दिनों से मौके की तलाश में थे कि कब इनको मौका मिले और कब इस हत्याकांड को वो अंजाम दें। कल रात करीब 10:30 बजे इनको मौका मिला। मेडिकल के लिए अतीक अशरफ को ले जाया जा रहा था और अस्पताल के बाहर ही इन तीनों ने इस डबल मर्डर को, इस चौंकाने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया। अतीक के सिर से सटा के गोली मार दी, फिर अशरफ को भी गोलियों से भून दिया और उसके बाद सरेंडर भी कर दिया इन तीनों ने। तो पूरे हत्याकांड की तस्वीरें, पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा हत्याकांड, सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। अतीक और अशरफ को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स सुबह से ही लगातार गश्त कर रही है। आ गई है सर अभी सर यहाँ बॉडी आ गई है। कितने बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा सर? बस कार्रवाई आज होगी। क्या 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 पिछले आप सहयोग करें प्लीज। आज होगा, डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा पोस्टमार्टम? यस वैसे ही होगा। आप जानते हैं शुरू होने की पोस्टमार्टम कितने बजे तक शुरू होगा? कार्रवाई शुरू होने ही जा रही है। थैंक यू। शुरू होने जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके के कब्रिस्तान पर मौजूद है, जहां पर अतीक के बेटे असद को शव को कल सुपुर्द खाक किया गया था। आज यहां पर जानू खां की ओर से अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की कब्र खोदी जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, या कसारी मसारी का वही इलाका है जो अतीक अहमद और अशरफ की यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है। जानू खान जो है बताते हैं कि जानू खान ने ही अतीक अहमद के पिता फिरोज आलम की भी कब्र खोदी थी। जहां पर एक कब्र खोदी जा रही, उसके ठीक पीछे असद को कल सुपुर्दे खाक किया गया था। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानू मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं। जानू, किसकी कब्र खोदी जा रही है? ये अतीक संसद की है, वो अशरफ की है। कितनी देर में कब्र खुद कर तैयार हो जाएगी? ये 8 से 10 घंटा लगेगा अभी। तो देर शाम तक इसी कब्र में अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जाएगा? जी हाँ। असद की कब्र कहाँ है जो कल दफन? असद की कब्र वो है, फूल जिस पे पड़ा है। कब से आप इस परिवार की कब्र खोदते आ रहे हैं? हम जब इनके वालिद साहब खत्म हुए हैं, जब उनकी कब्र खोदा है, फिर दूसरे नंबर पे असद की कब्र खोदा, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये है। तो ये 4 कब्र हमने खोदा है। एक कब्र हमारे वालिद साहब ने खोदा था, उनकी माँ की कब्र।
तो हमारे साथ जानू है जिनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों कब्रों की खुदाई में 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि शाम तक ये कब्रें खुद कर तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी सभी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से कसारी मसारी इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस व पीएसी के जवान को भी चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग आ सकते हैं। ऐसे में गम और गुस्से के बीच में लोगों से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत यहां पर प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अतीक अशरफ के मर्डर के बाद सियासत का बाजार भी पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब राक्षसों का संहार होता है तो पृथ्वी का भार कम होता है। वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुजरात जेल में अतीक अहमद और बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या हुई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यशैली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है घटना। देश भर में चर्चित इस अति गंभीर और अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर होगा। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सवाल उठाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। वहीं श्री राम राजा मंदिर ओरछा में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान पर आयकर विभाग ने इसे मंदिर के व्यवस्थापक को नोटिस जारी कर आयकर रिटर्न दाखिल करने का नोटिस दिया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने राम राजा सरकार मंदिर ओरछा के व्यवस्थापक और तहसीलदार के नाम से नोटिस जारी किया। 23 मार्च को जारी किए गए इस नोटिस में विभाग ने साल 2015-16 के दौरान मंदिर के खाते में जमा किए गए 1 करोड़ 22 लाख रुपए का हिसाब मांगा है। आयकर विभाग ने इसके विवरण के साथ ही मंदिर की बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, P&L खाता के साथ ही आय व्यय का ब्यौरा और अन्य खातों की जानकारियां मांगी। इस नोटिस के जवाब में प्रशासन ने मंदिर के शासकीय होने एवं इस नाते मंदिर के आय की श्रेणी से बाहर होने की बात कही। आयकर विभाग प्रशासन के इस जवाब से संतुष्ट न होते हुए इसका पुख्ता प्रमाण मांग रहा है। वर्ष 2015-16 में मंदिर प्रबंधन की ओर से बैंक में FD कराई गई थी 1 करोड़ 22 लाख 55,572 रुपए की। दरअसल वो पैसा एक बैंक के खाते से निकालकर दूसरे बैंक खाते में जमा किया गया था और उसकी FD सारे बैंकों के खाते से पैसे निकालकर SBI के खाते में एक FD बना दी गई थी। उसको संज्ञान में लेते हुए आयकर विभाग ने 23 मार्च 2023 को एक नोटिस जारी किया। तो उसका जवाब हम लोगों ने दिया था 30 मार्च को, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मंदिर की संपत्ति के संबंध में कि मंदिर किसके स्वामित्व में है और अगर आयकर के उसमें आता है तो उसका टैक्स भरा जाए। इसके जवाब में हमने पुनः उनको इनकम टैक्स विभाग को जवाब भेजा कि मंदिर जो है वो सरकारी स्वामित्व में है और इस पर आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसका कोई नोटिस नहीं आया। श्री राम राजा सरकार मंदिर को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। यह पहली बार नहीं जब राम राजा सरकार मंदिर को आयकर विभाग का नोटिस मिला हो। साल 2010 में भी आयकर विभाग का नोटिस राम राजा सरकार मंदिर को मिल चुका है। 23 मार्च 2023 को मिले हुए नोटिस में
साल 2015 और 16 में मंदिर द्वारा करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की एक एफडी को दूसरी बैंक में जमा कराया गया था। इसी के तहत आयकर विभाग ने श्री रामराजा सरकार मंदिर को नोटिस दिया है। इसके जवाब में तहसीलदार ने एक जवाब पेश किया है। उसमें बताया गया है कि जो दस्तावेज पेश किए हैं उसमें बताया गया है कि जो रामराजा सरकार मंदिर है यह सरकारी संपत्ति है और आयकर विभाग के दायरे से बाहर आती है। हृदय तिवारी, आई न्यूज 18 के लिए ओरछा से। वहीं रायपुर में आज सुबह तड़के आगजनी की घटना हुई है। यहां पुलिस थाने के पास खड़ी बाइक में किसी ने आग लगा दी। हादसा इतना बढ़ गया कि थाने के पास खड़ी तमाम बाइक जल गई। मामला रायपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना परिसर का है। कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गर्मी के शुरू होते ही आगजनी की मामले हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। अगर आगजनी की घटना की बात करें तो 16 महीना में 1022 आगजनी की घटनाएं घटित हुई है। हर दिन 2 आग की घटना लगातार घटित हो रही है। आज भी कोतवाली थाने में जो बाइक रखी थी उस पर अचानक लाग लग गई है, जिसकी वजह से दर्जनों बाइक है वो जलकर खाक हो गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल राजधानी रायपुर में दमकल की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। 20 छोटी बड़ी गाड़ियां हैं और जिसके आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अगर हम पूरे आगजनी की घटना की बात करें तो 14 बड़ी फायर की घटनाएं हैं घटित हुई है और अग्निशमन दल को 303 ऐसे कॉल भी आए हैं जिसमें विशेष आपात सेवा से पशुओं की, लोगों की जान उन लोगों ने बचाई है। इसके साथ साथ 1008 जो छोटी आगजनी की घटना घटित हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो आगजनी की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं कोरबा में छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से चलाए जा रहे प्रशिक्षण एकेडमी में किक बॉक्सिंग के होनहार और वरिष्ठ खिलाड़ी प्रभात साहू का चयन प्रशिक्षक वर्ग में हुआ है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें फेडरेशन की तरफ से कोच का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन वाको के 4 कोच विदेश से प्रशिक्षण देने भारत आ रहे हैं, जिनमें इटली, सर्बिया और नॉर्वे के कोच शामिल हैं। इटली, सर्बिया व नॉर्वे के विशेषज्ञों से सीखेंगे किक बॉक्सिंग के गुर। सीएमए किक बॉक्सिंग एकेडमी के सीनियर खिलाड़ी प्रभात का अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंप में हुआ चयन। अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंप के लिए कोरबा के प्रभात साहू व सूरजपुर की नगीता का चयन हुआ है। विदेश के अनुभवी ट्रेनरों से सीखेंगे किक बॉक्सिंग की बारीकियां। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के मार्गदर्शन में फेडरेशन की महाराष्ट्र के पंचनंगी में 14 से 22 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से सीएमए किक बॉक्सिंग एकेडमी कोरबा के होनहार वरिष्ठ खिलाड़ी प्रभात साहू का चयन प्रशिक्षक वर्ग के लिए हुआ है। प्रशिक्षक के बाद इन्हें फेडरेशन द्वारा कोच का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसे ये भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय कैडेट व जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य एसोसिएशन के अधिकृत कोच के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगे। अब्दुल असलम, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट हुआ। प्रदेश में कोरोना के 450 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 1761। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच स्वास्थ्य में कमी की तैयारियों का ब्यौरा दे रही हैं संवाददाता तनु वर्मा। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में स्थिति चिंताजनक हो गई है। प्रदेश में आज 4000 से अधिक सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 1500 से अधिक मरीजों का इलाज अभी जारी है। प्रदेश के 26 जिलों से कोरोना के सक्रिय मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज 450 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 55 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही सूरजपुर में 36, बिलासपुर में 31, बेमेतरा में 25, इसके अलावा और भी तमाम जिलों से कोरोना के
पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है, लोगों से एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाना अवॉइड करें, जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर निकले, इसके साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का निश्चित रूप से प्रयोग करें। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जमीनी स्तर पर तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी किसी भी प्रकार के सख्ती के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जांजगीर चांपा से खबर, जहां कर्ज से परेशान युवक पेड़ पर चढ़ा, 40 फीट की ऊंचाई पर पेड़ पर चढ़ के आई है। युवक को नीचे उतारने की कोशिश हो रही है। 7 घंटे से युवक पेड़ पर चढ़ा हुआ है, लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रहा। बलौदा थाना के ग्राम रैनपुर का मामला। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। नीचे कूदने की धमकी दे रहा है ये युवक, जो कि कर्ज से परेशान है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।